रजनी के माथे पर पसीना और आंखों में डर था, सांसों में तूफान था। वह घबराई हुई अपनी उस छोटी सी कोठरी में दौड़ी जिसमें अंधेरा था। बिजली वाले बिल ना देने के कारण बिजली काट चुके थे। लैंप जलाने के लिए तेल नहीं था और मोमबत्ती खरीदने के लिए पैसे। ऐसे में उसे जब कुछ समझ नहीं आया तो उसने खाने वाले तेल से मंदिर का दीपक जलाया और उससे सारे कमरे में उजाला हो गया। रजनी ने जल्दी से अपनी संदूक खोली। संदूक में से एक पोटली निकाली और उसे खोलकर बोली, हे राम जी, इसमें तो केवल 2000 रुपए ही हैं। इतने में क्या होगा? तभी उसके पति रमन ने आवाज दी, अरे अंदर क्या कर रही हो रजनी, जल्दी बाहर आओ। रजनी जल्दी से संदूक बंद करके बाहर आई और बोली, कहो क्या हुआ? जरा इधर उधर होती नहीं कि शोर मचा देते हो। अरे होगा क्या, मैं बस यही कह रहा था कि बच्चों के स्कूल से आते ही उन्हें नहला धुलाकर नए कपड़े पहना देना। अम्मा को भी नई साड़ी निकाल कर दे दो और ये बताओ कि कुछ पैसे मिले या नहीं, नहीं तो वो आते ही शुरू हो जाएंगे। घर में बिजली के बिना तो वो जरा भी नहीं रह पाएंगी। केवल 2000 रुपए मिले हैं, इतने में क्या होगा? पहले बिजली का बिल जमा कराओ, उनके चाय नाश्ते का इंतजाम बाद में देखेंगे। 2000 रुपए लेकर रमन बिजली का बिल जमा कराने चला गया। तब तक बच्चे स्कूल से आ गए। रजनी जल्दी जल्दी घर की साफ सफाई करते हुए बोली, महक तू एक काम कर, सौरभ और मिष्टी को जल्दी से नहला दे और उन्हें नए कपड़े पहना दे। वो आने वाली होंगी। वो आने वाली होंगी? कौन आने वाली है माँ? और तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? तेरी बुआ आने वाली हैं। क्या मोटी बुआ आ रही है? धत, ऐसे नहीं बोलते पगली, वो घर में ये सबसे बड़ी हैं और अगर तेरी दादी ने सुन लिया तो तेरी शामत आ जाएगी। इतनी बात सुनकर बच्चों ने शोर मचा दिया। आज तो हमारी मोटी बुआ आएंगी, हमारे लिए मिठाई लाएंगी। तभी रजनी की सास फूलवती वहां आ गई और बोली, मोटी किसको कहा रे? मेरी बेटी तुम नालायकों को मोटी नजर आती है, जरूर तुम्हारी माँ ने सिखाया होगा। अरे मोटी है तो क्या हुआ, तुम्हारे बाप का अनाज नहीं खाती। तुम्हारे फूफा की 12 बीघा जमीन है, फैक्ट्री है अलग से। माँ जी, आप भी क्या बच्चों की बातों पर जाती हो? ये तो बच्चे हैं, कुछ भी बोल देते हैं। अच्छा, वो तुम्हें तो ये कुछ नहीं बोलते, ना तुम्हारी बहनों को कुछ बोलते हैं। नानी के खिलाफ तो ये शैतान एक शब्द भी नहीं सुन सकते। आई बड़ी बच्चों वाली। हाँ। रजनी इसी बात से डर रही थी। कुछ बात होती नहीं कि फूलवती सीधा उसके मायके तक पहुंच जाती है। एक तो वैसे ही चिंता के मारे जान निकली जा रही थी, ऊपर से उनके भाषण। फूलवती ने इधर उधर नजर दौड़ाई और बोली, बहू बिजली का बिल जमा किया कि नहीं? मेरी बेटी गर्मी में नहीं रह पाएगी। हाँ माँ जी, ये गए तो हैं, लेकिन पता नहीं इतने पैसों में बिजली चालू होगी या नहीं। अभी तो चाय नाश्ते का इंतजाम भी करना है। अगर हफ्ते भर पहले पता चल जाता कि दीदी आ रही हैं तो हम कमेटी नहीं भरते। कमेटी का नाम सुनते ही फूलवती के सीने पर सांप लौटने लगे। वह गुस्से में बोली, सास ननद जाए भाड़ में, बस तुम लोगों को तो पैसा जोड़ने की लगी है। कौन सा मेरी बेटी यहाँ रोज आती है? साल 2 साल में आती है, उसमें भी तुमसे खातिरदारी ढंग से नहीं की जाती। अब रजनी कैसे बताती कि अगर कमेटी समय से नहीं भरी जाती तो पेनल्टी लग जाती। इस बार सोचा था कि कमेटी डालकर कोई अपना काम शुरू कर लेंगे। मेहनत मजदूरी करते करते शरीर कमजोर हो गया है और ना ही 6 लोगों का गुजारा चलता है। हारी बीमारी, कोई आया गया, ये अलग से खर्चे पड़ जाते हैं। बच्चों की फीस, माँ की बीमारी अलग कमर तोड़ देती है। फूलवती फिर से बड़बड़ाई, मेरा बेटा कौन सी कसर छोड़ता है? अगर ससुराल से कोई आ जाता तो खातिरदारी में दिन रात एक कर देता। साली के लिए तो घी दूध की जमुना बहा देता, लेकिन आज तो बहन आ रही है ना। कुछ देर बाद रमन घर आ गया और अपनी माँ को बोलते हुए देखकर बोला, माँ माँ माँ, जरा शांत हो जाओ, सब इंतजाम हो गया है। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। रास्ते में राजीव साड़ू भाई मिल गए थे, उन्हें अपनी समस्या बताई तो तुरंत 5000 रुपए थमा दिए। कह रहे थे कि जब हो जाए तब आराम से वापस दे देना।
रजनी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, ये पैसे मेरी उसी बहन के पति ने दिए हैं जिसको माँ जी दिन रात सुनाती रहती है। वो तो बेचारी यहाँ कभी आती भी नहीं है। वह डरती है कि कहीं उसके यहाँ आने से मेरा खर्चा न हो जाए। फूलवती गुस्से में बोली, देख ले रमन, समझा दे बहू को, ये घर इसकी बहन का नहीं है। आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये घर जैसे तेरा है वैसे मेरी मीना का भी है। जब उसका मन करेगा वो तब आएगी। हाँ। रजनी गुस्से में अंदर चली गई। सबकी आंखें दरवाजे पर टिकी थीं। कुछ ही देर बाद एक रिक्शे वाले ने घर के आगे रिक्शा रोका। रजनी ने देखा कि अकेली मीना ने पूरा रिक्शा घेर रखा है। मीना मोटी तो थी ही, लेकिन 1 साल में तो वो और मोटी हो गई। पड़ोसन ने छत से उनके बरामदे में झांकते हुए पूछा, अरे रजनी, आज सब लोग बड़े तैयार से हो, कहीं जा रहे हो क्या? अरे नहीं दीदी, आज मेरी मोटी ननद आ रही हैं, वो देखो आ गई। मीना दाएं बाएं हिलती हुई अंदर चली आ रही थी। बच्चों ने जल्दी से उनका सामान पकड़ा। रमन ने जल्दी से कुर्सी बिछा दी। शुक्र है कि बिजली वालों ने बिजली भी दे दी थी। नमस्ते दीदी, आओ आओ, यहाँ कुर्सी पर बैठो। आपकी तो सांस फूल रही है। हाँ भाभी, मोटे लोगों का चलने में सांस फूल ही जाता है। रिक्शे वाले ने तो गड्ढों में इस तरह रिक्शा चलाया कि जी को बात आ गई। पैर दर्द करने लगे। हाय, दुनिया बदल गई, लेकिन ये गलियां आज भी वैसी ही हैं जैसे पहले थी। घर तक गाड़ी आने की तो सुविधा ही नहीं है। दीदी, खड़े खड़े ही बात करती रहोगी? अरे अब आराम से बैठ जाओ। मीना जैसे ही कुर्सी पर बैठी, कुर्सी टूट गई और वह धड़ाम से गिरी। हे राम जी, ये क्या हो गया? कुर्सी टूट गई। दीदी, आपको लगी तो नहीं? मालूम था ऐसा ही होगा। ये पुरानी कुर्सी क्या मेरे लिए ही बिछानी थी? आखिर ये कब तक चलती रहेगी? अब तो नई खरीद लो। अब सब लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो? उठाओ मुझे। रमन, रजनी, महक ने मिलकर बड़ी मुश्किल से मीना को उठाया। दीदी, अब आप अंदर चलो और आराम से पलंग पर बैठो। हाँ, शायद यही ठीक रहेगा। तभी बाहर से फूलवती आई और बोली, बहू, अपनी ननद को कुछ नाश्ता पानी दिया या नहीं? लाती हूँ माँ, बस अभी ये गर्म गर्म समोसे लेने गए हैं। अच्छा ये बता मीना, दामाद बाबू क्यों नहीं आए? माँ, उन्हें कहाँ समय मिलता है, इसीलिए मुझे ही भेज दिया। चलो ये तो अच्छा किया जो तू आ गई, लेकिन मुझे तो लगता है कि तू कुछ ज्यादा मोटी हो गई है। क्या माँ, आप भी मेरे मोटे होने का फायदा जानती हो? मोहल्ले पड़ोस वाले मुझसे सब डर कर रहते हैं। मजाल है कि कोई आंख उठाकर भी देखे। तभी रमन समोसे लेकर आ गया। वह धीरे से रजनी से बोला, 12 समोसे लाया हूँ, बहुत तो होंगे ना? बहुत हैं, दीदी के साथ साथ बच्चे भी खा लेंगे। अच्छा, नाश्ता सबके लिए लगा लो, आज हम सब एक साथ नाश्ता करेंगे। रजनी ने पलंग पर नाश्ता लगाया। नमकीन, बिस्किट, मिठाई, समोसे। ननद बहुत समय बाद जो मायके आई थी, उसने बच्चों को भी वहीं बुला लिया। बच्चे जैसे ही समोसे उठाने को चले, फूलवती बोली, अरे बच्चों, ये अच्छे घरों के संस्कार नहीं होते। अभी पहले अपनी बुआ को नाश्ता करने दो। मीना ने चाय उठाई और धीरे धीरे नाश्ता करने लगी। बच्चे अपनी मोटी बुआ का मुंह देख रहे थे कि कब उसका नाश्ता खत्म हो और कब खाने को अच्छी अच्छी चीजें मिले। मीना एक के बाद एक 10 समोसे खा गई। नमकीन, बिस्किट की प्लेट साफ थी। मीठा भी आधा खत्म हो चुका था। बचे हुए 2 समोसे रजनी ने तीनों बच्चों में बांट दिए। भाभी, खाना देर से बनाना, अभी खाना खाने का मन नहीं है। रजनी मन ही मन बोली, दीदी इतना कुछ तो खा गई, अभी भी खाना खाने की गुंजाइश है।
हे राम जी, इस तरह तो इन्हें 5 आदमियों के बराबर खाना चाहिए होगा। खैर, आज की बात है, क्या पता कल चली जाएं। बहू, क्या सोचने लगी? जब तक मीना आराम करे तब तक तुम खाने की तैयारी कर लेना। रजनी ने 2 घंटे बाद खाना बनाया और मीना को परोस दिया। मीना ने करीब 12 रोटी खाई। महक रजनी से बोली, माँ, मोटी बुआ कितना खाना खाती है, सब खत्म कर दिया। शायद इसीलिए बुआ बहुत मोटी है। लेकिन माँ, अब हम कहाँ सोएंगे? पूरे पलंग पर तो मोटी बुआ फैली हुई है। महक, कोई बात नहीं, रोज हम पलंग पर सोते हैं ना, आज बुआ सो जाएंगी, हम लोग जमीन पर बिस्तर कर लेंगे। रात में सब लोग कमरे में ही बिस्तर लगाकर सो गए। अगले दिन रमन मीना के नाश्ते के लिए दूध जलेबी ले आया। मीना बहुत खुश थी कि उसका भाई गरीबी में भी उसकी इतनी खातिरदारी कर रहा है। रजनी ने दोपहर में छोले बनाकर पूड़ियां सेक दी। मीना, तेरे आने से घर में रौनक आ गई। सब कितना अच्छा लग रहा है। रोज रोज घर में नए नए पकवान बन रहे हैं। अब तू आई है तो कुछ दिन रहकर ही जाना। हाँ, सोच तो मैं भी यही रही हूँ कि कुछ दिन रुक जाऊं, कहीं भाभी को बुरा ना लगे। लगता है तो लगे, हमारी बला से। आखिर ये घर तेरा भी तो है। वो क्या इस घर को मायके से लाई थी? मीना फूलवती के कहने से कुछ दिन के लिए मायके में रुक गई। उसके लिए रोज नए नए पकवान बनते थे। दूध, मिठाई, सारी चीजें आती थी। एक दिन रजनी उदास होकर रमन से बोली, दीदी तो जाने का नाम ही नहीं ले रही। 5,000 रुपए तो खत्म हो चुके हैं। अगर ये कुछ दिन और रुकी तो हम पर कर्ज हो जाएगा। अब उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। अरे तुम क्या चाहती हो कि मैं अपनी बहन को अपने घर से भगा दूं? मैंने ऐसा कब कहा? लेकिन हम इस तरह दीदी की सेवा में लगे रहे तो बच्चों का क्या होगा? वो पूरा दिन खाती रहती हैं। हमारा 4 दिन चलने वाला राशन 1 दिन में ही खत्म हो रहा है। दोनों को बात करते देख फूलवती उनके पास आई और बोली, रमन, मीना 2-4 दिन बाद चली जाएगी तो मैं कह रही थी कि उसके लिए 2 बढ़िया सी साड़ियां ले आ। लेकिन माँ जी, रजनी की बात काटते हुए रमन बोला, ठीक है माँ, मैं देख लूंगा। तभी मीना के रोने की आवाज आई। सब अंदर की तरफ दौड़े। क्या हुआ दीदी, आप रो क्यों रही हो? देख, तेरे सौरभ ने मेरा फोन तोड़ दिया। अब मैं अपने घर किस मुंह से जाऊंगी? दीदी, सौरभ बच्चा है, आपको तो ध्यान रखना चाहिए था। ला, मुझे फोन दो, मैं ठीक करा कर लाता हूँ। लेकिन वह आईफोन था, ठीक होना आसान न था। फोन वाले ने मना कर दिया कि फोन ठीक नहीं होगा, नया खरीदना पड़ेगा। ये फोन कितने का है भैया? पूरे 1 लाख का है भाई। ये सुनते ही रमन को पसीना आ गया। वह रजनी के पास गया और उसे सारी बात बताई। नुकसान हमारे बेटे ने किया है तो भरपाई भी हमें ही करनी पड़ेगी। अगर दीदी बिना फोन के ससुराल गई तो हमारी इज्जत पर बात आ जाएगी। वही तो सोच रहा हूँ कि अब क्या करूँ। साल भर पैसा कमाऊंगा तब भी 1 लाख रुपए नहीं जोड़ पाऊंगा। 1 लाख के नुकसान का जीजा जी को पता चला तो वो ना जाने दीदी के साथ क्या करेंगे। अच्छा, एक काम करो, मेरे सारे गहने ले जाओ और दीदी के लिए नया फोन ले आओ। अब तो राजीव से भी नहीं ले सकते। दीदी की खातिरदारी के लिए पहले ही 5,000 ले चुके हैं। कोई बात नहीं, जब हमारा नया काम शुरू होगा तो गहने फिर से बनवा लेंगे। लेकिन अभी दीदी का फोन जरूरी है, बेचारी कब से रो रही हैं। रजनी ने अपने सारे गहने निकाल कर रमन को दे दिए। ये सब मीना चुपके से बाहर खड़ी सुन रही थी। रमन ने सारे गहने सुनार को 1,20,000 रुपए में बेच दिए। उसने पैसे देकर फोन खरीदा और मीना के लिए 2 सुंदर बनारसी साड़ियां भी खरीदी। घर आकर देखा तो मीना जाने के लिए तैयार खड़ी थी। जीजा जी भी खड़े थे। रमन मीना को गुस्से में देखकर बोला, अरे दीदी, इतनी जल्दी क्या है, कुछ दिन और रुक जाती। हाँ, और रुक जाती, ताकि अभी मेरे रुकने से भाभी ने गहने बेचने के लिए दे दिए। कुछ दिन और रुक गई तो ये घर बेच दोगे। दीदी, ये सब आपसे किसने कहा? किसने कहा? मैंने खुद सुना, अपने इन्हीं मोटे मोटे कानों से।
तुमसे किसने फोन मांगा रे? टूट गया तो टूट गया। आप रोई थी इसलिए। वो तुम्हारे जीजा जी ने मेरे जन्मदिन पर दिया था ना, इसीलिए रोना आ गया। आए बड़े गहने बेचने वाले। भाभी, तुमसे तो मैं बहुत नाराज हूँ। घर में पैसों की इतनी तंगी थी और तुम कर्ज लेकर मेरी खातिरदारी में लगी रही। मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम लोगों का बस प्यार चाहिए, जिससे मेरा मायका आना जाना बना रहे। ये पकड़ो अपने गहने। मैंने तुम्हारे जीजा जी को एसटीडी से फोन करके सारी बात बता दी और वो जाकर सुनार से गहने भी ले आए। भाभी, इन्होंने राजीव के पैसे भी चुका दिए। लाओ ये फोन, इसके बिना मैं नहीं रह सकती। अब मैं चलती हूँ। अपनी ननद का इतना बड़ा दिल देखकर रजनी की आंखें भर आईं। वह बोली, दीदी, हमें माफ कर दो। आप ऐसे नाराज होकर जाओगी तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। मैं नाराज नहीं हूँ भाभी, लेकिन इस बात का दुख जरूर है कि तुम लोगों ने मुझे अपना नहीं समझा। नहीं तो मुझसे इतना कुछ नहीं छिपाते। खैर, कोई बात नहीं, अब सब ठीक है। कल यहाँ कुछ मशीनें आ रही हैं जिनसे प्लास्टिक के खिलौने बनेंगे। रमन, अब तुझे मेहनत मजदूरी करने की जरूरत नहीं है। रमन का दिल भर आया। वह कुछ न कह सका। इस समय ऐसा लग रहा था जैसे आंसुओं का सैलाब आ जाएगा। मौके की नजाकत देखकर मीना बोली, अच्छा, एक सच और बताती हूँ। कैसा सच दीदी? फोन सौरभ ने नहीं तोड़ा, उस पर तो मैं बैठ गई थी। ये सुनते ही सबकी हंसी छूट गई। बस मेरे मायके में यूं ही सब हंसी खुशी रहे, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। दीदी, आप बहुत अच्छी हो, अगली बार जल्दी आना। यानी अभी तुम्हारा अपनी मोटी ननद से मन नहीं भरा? नहीं दीदी, आपसे तो कभी मन भरेगा भी नहीं। इतनी अच्छी मोटी ननद किसकी होती है? ननद और भाभी का प्यार देखकर फूलवती की आंखें भी छलक आईं। बाबूलाल ने पत्नी के मरने के बाद अकेले ही देवेश को पाला पोसा, फिर पढ़ा लिखाकर काबिल बनाया और एक सुंदर पढ़ी लिखी लड़की साक्षी से शादी कर दी। और फिर बाबूलाल की जिंदगी ने एक अलग मोड़ लिया। कुछ महीने बाद, अरे देवेश, बहू को क्या हुआ? इतनी उल्टियां क्यों हो रही हैं? बाबूजी, खुशखबरी है, आप दादाजी बनने वाले हैं। बाबूलाल बहुत खुश हुए। कुछ देर बाद साक्षी ने बाबूलाल से कहा, बाबूजी, मेरा समोसे खाने का मन हो रहा है। बहू, थोड़ी देर रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए बिना आलू के समोसे बना देता हूँ। साक्षी ये सुनकर चौंक गई कि बिना आलू के समोसे कैसे बन सकते हैं। बाबूलाल रसोई में गए, पनीर, पत्ता गोभी और मटर भरकर समोसे बनाए। साक्षी ऐसे अद्भुत समोसे खाकर बोली, बाबूजी, आप तो सचमुच बहुत अच्छे समोसे बनाते हैं। अच्छा बहू, अब जब भी तुम्हारा समोसे खाने का मन करे तब बता देना, मैं बना दूंगा। समय गुजरता गया और एक दिन साक्षी ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। बाबूलाल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। घर बच्चों की किलकारियों में गूंज उठा। बाबूजी, घर में बच्चे क्या आए, आपने तो कुछ काम करना ही छोड़ दिया। आप जानते हैं मैं 2 बच्चों को कैसे संभालती हूँ। सास नहीं तो क्या हुआ, आप तो थोड़ी बहुत मदद कर ही सकते हैं ना मेरी। अरे बहू, कैसी बात कर रही हो? सारा काम तो मैं कर ही लेता हूँ। फ्रिज में 2 दिन से सब्जी नहीं है, आपको वो नहीं दिखाई दे रही? बस टीवी देखने में व्यस्त रहते हो। सब्जी नहीं है तो बताया क्यों नहीं? मैं अभी ला देता हूँ। कब बाबूलाल को साक्षी ने नौकर बना दिया, उन्हें पता ही नहीं चला। बाबूलाल को तो अपनी पत्नी के गुजरने के बाद से ही घर के काम करने की आदत थी, लेकिन उन्हें अब भी घर के सारे काम करने पड़ते। एक दिन साक्षी बहुत देर से मायके में फोन पर बात कर रही थी। बाबूलाल की तबीयत खराब थी, इसीलिए उनकी आंख लग गई। ऐसे में कब साक्षी का बेटा घुटनों से चलता हुआ हॉल में कुर्सी के पास आ गया, लेकिन जैसे ही वह कुर्सी पकड़कर खड़े होने की कोशिश करने लगा, कुर्सी गिर पड़ी और उसके सिर में चोट लग गई।
जैसे ही बच्चा रोया, साक्षी दौड़ी आई और चिल्लाई, बाबूजी, कहाँ थे आप? देखो मोंटू के सिर में कितनी चोट लग गई है। आपसे इतना भी नहीं होता कि बच्चों को संभाल सके। अब बहू, मेरे सिर में बहुत दर्द था, इसलिए मेरी आंख लग गई। सोए हुए थे या जानबूझकर उठकर नहीं आए? सच तो ये है कि आपको अब मुफ्त की रोटियां खाने की आदत पड़ गई है, वरना इतना लापरवाह कौन होता है? ये सुनते ही बाबूलाल के पैरों से जमीन खिसक गई। वे सोचने लगे, मुफ्त को रोटियां, ये बहू कैसे कह सकती है? इतना सुनने के बाद इस घर में मैं कैसे रह सकता हूँ? ये सुनते ही वह घर से निकल गए। वह सोचने लगे कि जब से बहू आई है वे मुफ्त की रोटियां खा रहे हैं, अब उन्हें मेहनत करके रोटी खानी चाहिए। ये सोचकर वह शहर में अपने एक पुराने मित्र सोहन की दुकान पर गए, जिसकी हलवाई की दुकान थी। सोहन अपने पुराने मित्र को देखते ही बोला, अरे बाबूलाल, तुम? इतने सालों बाद तुम्हें देखकर कितना सुकून मिला है, क्या बताऊं। और बता, कैसा है? तू तो गांव छोड़कर यहाँ शहर में बस गया, तुझे तो कभी मेरी याद आई ही नहीं। खैर छोड़, मुझे मदद की जरूरत है, मैं कुछ काम करना चाहता हूँ। अरे ऐसी क्या नौबत आन पड़ी? बाबूलाल ने उसे सारी बात बताई तो सोहन ने कहा, अरे मेरे होते हुए तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आज से ही मेरे यहाँ बिना आलू के समोसे बनाने शुरू कर दे। सामान मेरा और आमदनी आधी आधी। ऐसे समझो जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। बाबूलाल ने बिना आलू के समोसे बनाने शुरू कर दिए। पहली बार बिना आलू के समोसे का नाम सुनकर पब्लिक तो समोसों पर टूट पड़ी। पहले दिन ही बम्पर बिक्री हुई। आज बाबूलाल गर्व से कह सकते हैं कि वे किसी के टुकड़ों पर पलने वाले कुत्ते नहीं हैं, मेहनत करके खा सकते हैं। बिना आलू के समोसे ने शहर में धूम मचा दी। 6 महीने में बाबूलाल ने अच्छा खासा पैसा कमा लिया, अपनी खुद की दुकान खोल ली। सोहन को दुख तो हुआ, मगर दोस्त के लिए सब कुर्बान था। उधर देवेश ने ऑफिस से आकर अपने बाबूजी के बारे में पूछा था। साक्षी ने बताया कि बाबूजी अपना बैग पैक करके हरिद्वार चले गए हैं। 10 दिन तक भी कोई समाचार ना मिलने पर देवेश को बाबूजी की चिंता हुई। उसने उन्हें बहुत तलाश किया, मगर कहीं पता नहीं चला। फिर देवेश ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस को भी कोई सुराग नहीं मिला और थक हार कर देवेश ने उन्हें तलाश करना ही छोड़ दिया। मगर उसकी आंखें हमेशा दरवाजे पर लगी रहती थीं। न जाने मेरे बाबूजी कहाँ चले गए, उनके बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। उन्हें आना होता तो कब के आ जाते, फिर आप क्यों उनकी चिंता में घुले जा रहे हैं? क्योंकि वो मेरे बाबूजी ही नहीं, मेरी माँ भी थे। आज उनकी मेहनत से ही मैं इस मकाम पर पहुंचा हूँ। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। कुछ समय बाद देवेश का ऑफिस के काम से शहर जाना हुआ। वहां जाकर उसने बिना आलू के समोसे के बारे में सुना। ये सुनकर उसे अपने पिताजी की बहुत याद आई, क्योंकि उसके पिताजी भी ऐसे समोसे बनाते थे। उसने सोचा कि भूख का समय है, क्यों ना वह समोसा ही खा ले। वह बाबूलाल की दुकान पर गया और भीड़ में पीछे खड़ा हुआ अपना नंबर आने का इंतजार करने लगा। जब उसका नंबर आया तो वह अपने बाबूजी को देखकर चौंक गया और हैरानी से पूछा, बाबूजी, आप यहाँ? देवेश बेटा, तुम यहाँ कैसे? देवेश रोते हुए उनके गले लग गया और बोला, बाबूजी, मैंने आपको कहाँ नहीं ढूंढा, थाने में भी रिपोर्ट कराई, लेकिन आप यहाँ इस समोसे की दुकान में। बाबूलाल ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, बहू ने कहा था कि बाबूजी तुम्हें मुफ्त की रोटियां खाने की आदत पड़ गई है। भला इतनी बड़ी बात कैसे सहन करता, बस इसलिए घर छोड़कर चला आया। क्या? उसने तो मुझसे कहा कि आप हरिद्वार के लिए निकले हैं। अब उसकी खैर नहीं। देवेश घर पहुंचकर साक्षी से बोला, साक्षी, ये लो तलाक के कागज और साइन कर दो, उसके बाद तुम आजाद हो। और ये घर मैंने बाबूजी के नाम कर दिया है, मैं उन्हें लेने जा रहा हूँ। अब मैं और बाबूजी साथ रहेंगे। लेकिन बाबूजी तो...
हरिद्वार नहीं गए, वो मुझे मिल गए हैं। अब उन्होंने मुफ्त की रोटी खानी छोड़ दी है और बिना आलू के समोसे बेचकर शहर में खूब नाम कमा रहे हैं। ये सुनकर साक्षी का खून पानी हो गया और वह डर के मारे कांपने लगी। डरो मत, जल्दी साइन करो, मुझे बाबूजी को लेने जाना है। साक्षी हाथ जोड़कर माफी मांगती हुई बोली, देवेश, मुझे माफ कर दो। मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरी गलती की मुझे इतनी बड़ी सजा मिलेगी। साइन करो साक्षी। मुझे बाबूजी के पास ले चलो देवेश, मैं उनके पैरों में गिरकर माफी मांग लूंगी। देवेश ने उसे मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि बाबूलाल ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया और बोले, बेटा, हमारे घर में औरतों पर हाथ नहीं उठाते, उनकी इज्जत करते हैं। मुझे डर था कि कहीं तुम कुछ गलत कदम ना उठा लो, इसलिए पीछे पीछे चला आया। बाबूजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपके जाने के बाद मैंने आपकी अहमियत को समझा। अब मैं आपको कभी कुछ काम नहीं करने दूंगी, अब कहीं नहीं जाने दूंगी। मुझे माफ कर दो बाबूजी। बाबूलाल ने उसे माफ कर दिया और देवेश को भी उसे माफ करने के लिए कहा। सुलह हो गई और बाबूलाल वापस जाने लगे। बाबूजी, कहाँ जा रहे हो? बेटा, मेरे बिना आलू के समोसे पूरे शहर में बिकने लगे हैं। ग्राहक इंतजार करते होंगे, मुझे जाना होगा, लेकिन बीच बीच में आता रहूंगा। बच्चों को लेकर तुम भी आते रहना। ये कहकर बाबूलाल शहर चले गए और फिर से बिना आलू के समोसे बनाने में व्यस्त हो गए। देवेश और साक्षी भी ज्यादा दिन अकेले नहीं रह पाए और वो भी सब कुछ छोड़कर बाबूलाल के पास ही चले गए। बाबूलाल के जीवन में फिर से एक बार खुशियां लौट आईं।